Assalamu alaikum students. Welcome to the first lecture of this lecture series. इस सीरीज के अंदर हम कोर्स कवर करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का, जो कि कंप्यूटर का एक कोर सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट असल में है बीएस कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। और यहाँ पे जो हम आउटलाइन फॉलो कर रहे हैं वो है पंजाब यूनिवर्सिटी का आउटलाइन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, और इसके बाद इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद डिफरेंट प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स बाय इंडक्शन, कंट्राडिक्शन, और उसके बाद कुछ सेट थ्योरी के टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर नंबर थ्योरी है, और फिर लास्ट में ग्राफ्स और ट्री के टॉपिक्स हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और इसके लिए जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है केंथ एच रोजन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका 7th एडिशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग। और इसके अंदर आज हम प्रोपोजिशनल लॉजिक देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसके अंदर प्रोपोजिशनल लॉजिक जो आज अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होती है। मैथमेटिकल रीजनिंग को बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। जो इसका सेकंड नाम है वो बुलियन अलजेब्रा है। इसे इन्वेंट किया था एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बुले। तो जॉर्ज बुले साहब ने एक अपना ही अलजबरा बनाया था, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले अलजबरा पढ़ा होगा, जिसके अंदर कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती हैं, x³ + 2x² + 3 = 0। तो इस टाइप के कुछ एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं वो हम इन इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो जॉर्ज बुले साहब हैं, इन्होंने अपना एक जब अलजबरा इन्वेंट किया, तो इसके अंदर इन्होंने देखा कि हमारी जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसका आंसर यस और नो के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उन्होंने ये जो यस और नो वाली जो कंडीशंस हैं, जो भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें उन्होंने कंबाइन करके उसका एक अलग से अलजबरा बना दिया। तो जिस तरीके से ये आपके सामने लिखा आ रहा है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अलजबरा एज इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज, दैट इज यस एंड नो। तो ये जितना भी इसके अंदर हम काम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, वो तमाम यस और नो उसके आंसर होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन आल्सो से दैट द वर्ल्ड ऑफ यस एंड नो इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। तो यस को हम ट्रू भी कह सकते हैं। बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रू होती हैं, बहुत सी स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो कि फॉल्स होती हैं, या जिनका आंसर नो में होता है। जिस तरीके से अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ कि आप आज स्टडी करेंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हो यस, या अगर आपने नहीं करनी तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि नो। तो ये जो आपका आंसर है यस और नो के अंदर, इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आज खाना खाया, तो आप कह सकते हो यस और नो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका आंसर हम यस और नो के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यही फिर बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो वैल्यू है यस की या ट्रू की, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और जो वैल्यू है फॉल्स की या नो की, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो चलें अभी देखते हैं कि ये यस और नो की दुनिया कैसी होती है, और इसके अंदर हम काम किस तरीके से कर सकेंगे। तो जो इसके अंदर फर्स्ट चीज है वो है प्रोपोजिशन। तो एक प्रोपोजिशन क्या है? A sentence is called a mathematical acceptable statement या proposition if it is either true or false but not both। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो प्रोपोजिशन कहलाएगी या मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहलाएगी। इसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जिस तरीके से अगर मैं एक इंग्लिश सेंटेंस बोलता हूँ कि ओपन द डोर, तो क्या इसका आंसर यस और नो में है? नहीं, इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा, तो ये प्रोपोजिशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर यस और नो के अंदर आ जाए, वो फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, 6 is <8, तो इसका आंसर यस और नो में हो सकता है। जिस तरीके से ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, 6 8 से लेस होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, या इसका आंसर यस में है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 4 is an even नंबर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, या आप इसका आंसर दे सकते हैं यस, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका आंसर यस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, या फिर ये प्रोपोजिशंस कहलाएंगी। इस तरीके से नीचे एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिशान इज वेरी स्मार्ट।
तो क्या इस स्टेटमेंट का आंसर यस और नो में हो सकता है? तो इसका जवाब है कि इसका आंसर यस और नो के अंदर हो सकता है। जिशान इज वेरी स्मार्ट। तो बहुत से लोग कह सकते हैं यस, ही इज स्मार्ट। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि जिशान इज नॉट वेरी स्मार्ट। तो इस ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका आंसर यस में भी है और नो में भी है। मतलब एक ही वक्त के अंदर इसके दो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जबकि जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्रोपोजिशन की, उसके अंदर लिखा हुआ है ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका एक ही वक्त के अंदर यस और नो के अंदर आंसर आ रहा हो, वो फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं कहलाती। जिस तरीके से यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, A sentence that is true or false simultaneously is not a statement। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक ही वक्त के अंदर ट्रू और फॉल्स हो रही हो, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। इस किस्म का कोई भी सेंटेंस हो तो वो पैराडॉक्स कहलाता है। जिस तरीके से अगर ये एक स्टेटमेंट है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोगों के नज़दीक आज का मौसम अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक आज का मौसम अच्छा नहीं होगा। तो कुछ लोग इसका आंसर देंगे यस और कुछ लोग इसका आंसर देंगे नॉट या फॉल्स। तो ऐसी स्टेटमेंट फिर पैराडॉक्स कहलाएगी, उसे हम प्रोपोजिशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद आगे डेफिनेशन है सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशंस की। तो जो अभी हमने देखी थी ये एक सिंपल स्टेटमेंट थी। कोई भी एक सिंगल लाइन लिखी हो तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट कहलाती है। जबकि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगी। इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज अ प्रोपोजिशन विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशंस। दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को हम कंबाइन करें तो उससे जो प्रोपोजिशन बनेगी वो कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगी। इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट स्टेटमेंट। और उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी वो फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग से स्टेटमेंट्स हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एक ये स्टेटमेंट है और दूसरी है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये इन दोनों को कंबाइन किया गया है एंड का वर्ड यूज करके। तो इस केस में ये दोनों जब अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है, और जो एंड का वर्ड है उसने इसे कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया। तो वही बात फिर यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं ऑल रैशनल नंबर आर रियल, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे हम नाम दे सकते हैं पी और क्यू का। मतलब कोई भी स्टेटमेंट है उसे हम कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम वो स्टेटमेंट बार बार इस्तेमाल करें तो हमें कंप्लीट स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, उसकी जगह पे जस्ट हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो पी क्यू आर और एस, ये वाले वेरिएबल्स हैं जो स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोई और भी करना चाहें, फॉर एग्जांपल ए बी सी करना चाहें, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी स्टेटमेंट है, उसके बाद एंड का वर्ड यूज़ किया गया है और उसके बाद क्यू स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर ये जो एंड का वर्ड है इसे कनेक्टर बोलते हैं या कनेक्टिंग वर्ड भी इसे बोलते हैं। तो डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से एंड और ये दो जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि प्रोपोजिशन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है निगेशन, या इसे डिनायल भी बोलते हैं। वी कैन मेक negation ऑफ एनी proposition by using it is not the case at the starting of the proposition। तो कोई भी proposition है उसके स्टार्ट पे अगर हम लगा दें it is not the case, तो वो उसकी negation या उसका denial कहलाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑपरेशन जो कि हम किसी proposition पे परफॉर्म कर सकते हैं वो कंजंक्शन का ऑपरेशन कहलाता है। और कंजंक्शन के लिए एंड का वर्ड यूज किया जाता है, एंड कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ एंड कनेक्टर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिसजंक्शन का। द यूज ऑफ आर कनेक्टर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड द डिसजंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट। मतलब अगर दो स्टेटमेंट्स हैं उनके दरमियान में और का वर्ड ओ आर ये अगर लगा दिया जाए तो ये फिर उन दो स्टेटमेंट्स का डिसजंक्शन कहलाएगा। तो पहले हम निगेशन की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। द डिनायल ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट डिनोटेड एज। आपके सामने एक सिंबल शो हो रहा है, इससे हम स्टेट जो निगेशन है उसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस तरीके से अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे।
ये वाला फर्स्ट सिंबल है, फिर उसके बाद सेकंड सिंबल है। फिर अगर पी के ऊपर हम छोटा सा सी लिखें, मतलब अगर पी एक स्टेटमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी नेगेशन को शो करता है। इस तरीके से पी डैश लगा दें तो ये भी नेगेशन को शो कर रहा होता है। इस तरीके से पी के ऊपर अगर एक बार शो कर दें तो ये भी नेगेशन को शो करती है। तो इस ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेगेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक स्टेटमेंट देखते हैं। पी एक स्टेटमेंट है, लाहौर इज इन दी पंजाब। तो इसकी निगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि इट इज नॉट द केस, अगर हम स्टेटमेंट से पहले या सेंटेंस से पहले लगा दें तो वो उसकी निगेशन कहलाएगा। तो इसकी निगेशन अगर हमने बनानी हो, नॉट वाला सिंबल यहाँ पे हमने लगा दिया है, नॉट पी। इट इज नॉट द केस दैट लाहौर इज इन दी पंजाब, मतलब ये उस स्टेटमेंट को डिनाई कर रहा है, तो ये चीज़ फिर निगेशन कहलाती है। जो दूसरा तरीका होता है नेगेशन बनाने का, वो ये होता है कि हम इस सेंटेंस के अंदर ही नॉट का इजाफा कर दें। तो लाहौर इज नॉट इन दी पंजाब, तो ये भी एक मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है नेगेशन बनाने के लिए। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम इट इज नॉट द केस का वर्ड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें। इस तरीके से एक और एग्जांपल है, ये क्यू स्टेटमेंट है, टू इज अ प्राइम नंबर। तो इसकी नेगेशन हम बनाएंगे, इट इज नॉट द केस दैट टू इज अ प्राइम नंबर, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, टू इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद यहाँ पे ये एक ट्रुथ टेबल शो किया गया। यहाँ पे अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रुथ टेबल का। तो ट्रुथ टेबल एक इस किस्म का टेबल होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स की हम ट्रुथ वैल्यू शो कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जिस तरीके से अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है पी और वो स्टेटमेंट ट्रू होगी शुरू में, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है टू इज अ प्राइम नंबर, तो उसका अगर हम नेगेशन उसके साथ लगाते हैं, टू इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए मतलब अगर एक्चुअल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी उसका जो नेगेशन है वो फॉल्स होगा। और अगर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो पहले से फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहता हूँ टू इज अ ऑड नंबर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब हम इसकी नेगेशन बनाएंगे, टू इज नॉट एन ऑड नंबर, तो वो फिर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से अगर कोई और स्टेटमेंट है, फाइव इज एन इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इट इज नॉट द केस दैट फाइव इज एन इवन नंबर, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होती है, जब हम उसकी निगेशन बनाते हैं तो वो ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर वो स्टेटमेंट पहले से फॉल्स है तो वो फिर ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कंजंक्शन का। तो अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है, उसमें से एक को पी का नाम देंगे और दूसरे को क्यू का नाम देंगे। द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, ये यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं कि इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। इसे पढ़ते हैं पी एंड क्यू। इज द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू, द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। तो ये कंजंक्शन उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू ट्रू होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसी हो जो कि फॉल्स हो तो फिर इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। नोट में यह है कि एंड की जगह पे बट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरीके से आगे उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, द सन इज शाइनिंग बट इट इज रेनिंग। या इस तरीके से भी कहा जा सकता है, द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग। तो एंड और बट दोनों ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी स्टेटमेंट्स के कंजंक्शन बनाने के लिए। उसके बाद ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी और क्यू दो वेरिएबल्स हैं, और फिर पी एंड क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। तो जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, पी स्टेटमेंट भी ट्रू है कि सन इज शाइनिंग, और क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड इट इज रेनिंग, तो पी एंड क्यू जो आंसर है वो ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फॉर एग्जांपल अगर जो ये सेकंड लाइन है, इससे हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है द सन इज शाइनिंग बट इट इज नॉट रेनिंग, मतलब अगर रेनिंग नहीं हो रही, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पी एंड क्यू फॉल्स होगा। इस तरीके से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाए, सेकंड ट्रू हो जाए, तब भी ये फॉल्स है, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तब भी आंसर इसका फॉल्स आता है। तो ये कंजंक्शन होता है जिसके अंदर दो, या अगर हम दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कोई और भी वेरिएबल यहाँ पे मिला लूँ, आर पी क्यू आर, तो ये स्टेटमेंट उसी सूरत में ट्रू होगी जब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू ट्रू हो।
तो यहाँ पे चूंकि दो स्टेटमेंट्स थे इसलिए जो ट्रुथ टेबल है उसके अंदर 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका भी अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा होगा, 2 रेज पावर n। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यूज आती हैं। तो 2 रेज पावर 2 अगर हम करें, जिस तरह दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं पी एंड क्यू, तो टोटल ट्रुथ टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 4 होंगी। इस तरीके से अगर मैं 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर लूँ, पी क्यू आर, तो 2 रेज पावर 3 हो जाएगा, और 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो फिर जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो 8 वैल्यूज का होगा। तो ये ट्रुथ टेबल फिर हम इस लेक्चर के लास्ट पे देखेंगे कि 3 वेरिएबल अगर हमारे पास हो तो उसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले हम जो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं उन्हें कंप्लीट कर लें। तो ये कंजंक्शन का ऑपरेशन है। नेक्स्ट जो है वो फिर डिसजंक्शन का ऑपरेशन है। तो डिसजंक्शन के ऑपरेशन की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। दो प्रोपोजिशन है, एक पी है और दूसरी क्यू है। द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, ये जो सिंबल है इसके थ्रू इसे डिनोट किया जाता है कंजंक्शन को, इज द प्रोपोजिशन पी और क्यू। इसे जो पढ़ने का तरीका है वो ये है, पी और क्यू। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड इज ट्रू अदरवाइज। तो ये जो डिसजंक्शन का ऑपरेशन है ये उस सूरत में फॉल्स होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो जो डिस्टिंक्शन है उसका जो ट्रूथ टेबल है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। जिस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू, ये दोनों अगर ट्रू होंगी तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। इस तरीके से पी और क्यू में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, जिस तरह ये फर्स्ट लाइन के अंदर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तब भी हमारे पास आंसर ट्रू है। अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तब भी हमारे पास आंसर ट्रू है। मतलब कोई एक भी ट्रू वैल्यू है। अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें, अगर पी क्यू आर इस्तेमाल किया जाता है तो इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा। और अगर तमाम वेरिएबल फॉल्स होंगे, जिस तरह ये दो के केस में पी और क्यू फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो इस स्लाइड में अब हम ट्रूथ टेबल के बारे में देखेंगे कि ट्रूथ टेबल को बनाने का क्या तरीका होता है। दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल तो हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो वही चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे बताई गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं ट्रूथ टेबल में, वो होते हैं 2 रेज पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, तो 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन थे जो हमने उन ट्रूथ टेबल के अंदर बनाए हुए थे। इसी तरीके से अगर 2 रेज पावर 3 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर एक ट्रूथ टेबल दिखाया गया है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो 3 वेरिएबल्स के हैं वो 8 बनते हैं। तो इसे बनाने का तरीका ये होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8 हैं, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 8 को हाफ करके 4 बनता है। तो 4 जो फर्स्ट वैल्यूज हैं उन्हें हम ट्रू कर लेंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाली 4 वैल्यूज हैं वो फॉल्स हो जाएंगी। इस तरह फिर जो नेक्स्ट कॉलम है क्यू वाला, उसके अंदर हम ये जो फर्स्ट 4 ट्रू थे इसकी हाफ वैल्यूज, मतलब 2 जो हैं वो ट्रू हो जाएंगी, फिर उसके बाद 2 फॉल्स हो जाएंगी, 2 ट्रू हो जाएंगी, 2 फॉल्स हो जाएंगी। उससे नेक्स्ट कॉलम के अंदर फिर कॉलम क्यू को हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, तो नेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू ट्रू होगी, एक फॉल्स होगी, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना आसान होता है और कोई भी अंदर से वैल्यूज मिस नहीं होती। उसके बाद ये चूंकि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, तो कंजंक्शन के अंदर जो आंसर है वो ट्रू उसी सूरत में होता है जब तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हों। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो, जिस तरह सेकंड लाइन में ये आर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, फिर उसके बाद क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। मतलब कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाएं जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 होंगे, तो 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो जब 16 का हम ट्रू टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट कॉलम के अंदर 8 वैल्यूज ट्रू होंगी, 8 फॉल्स होंगी, फिर नेक्स्ट कॉलम इसी तरीके से हो जाएगा, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 वैल्यूज ट्रू 2 फॉल्स, और फिर उसके बाद एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स। तो इस तरीके से जो ट्रू टेबल है वो बनाना, उसको एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसके अंदर कुछ और बेसिक ऑपरेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।